नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। नई सदी में हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर मुल्कों की जमात में खड़ा हो, इसकी खातिर सरकार, समाज और कुछ लोग जो बहुत सक्रिय रहते हैं, लगातार अपने अपने मोर्चे पर नजर आते हैं। एक व्यक्ति इस देश में ऐसा है जो हमारे आपके अधिकार सुरक्षित रहें, यह देश सुरक्षित रहे, इसकी खातिर अनवरत युद्धरत रहता है। उनको पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देश भर में लगातार घूमते रहते हैं। 800 ज़िलों में से 500 ज़िलों में उनका आना जाना हो चुका है। लोगों से लगातार संवाद चलता रहता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, लोगों के सवालों का समाधान करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर मैं सच कहूं तो वो हमारे आपके बुनियादी और ज़रूरी सवालों का जवाब हैं। नाम है अश्विनी उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है और वहाँ हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। चुनाव वहाँ होने जा रहे हैं और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बांग्लादेश हो गया, जो हमारा सहयोगी साथी मुल्क हुआ करता था। आज वहाँ लगातार खतरे की घंटी बजती है हिंदुस्तान को लेकर के। मेरा पहला सवाल यही है कि बांग्लादेश की जो ज़मीन और वहाँ की आबो हवा अब हो गई है, वो भारत के लिए कितना खतरनाक है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राणा जी, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज की डेट में जहाँ दिन भर सुबह से लेकर शाम तक समस्याओं पे चर्चा होती रहती है, आप समस्या के साथ उसके मूल कारण और उसके समाधान की चर्चा करते हैं। अखबार समस्याओं से भरे हैं, सोशल मीडिया भी समस्याओं से भरा है, टीवी में भी लगभग समस्याएँ भरी हुई हैं, लेकिन समस्या पर चर्चा करके समस्या ख़त्म नहीं होती। समस्या तभी ख़त्म होती जब उसका समाधान किया जाए। और मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप जब जब किसी समस्या की बात होती तो उसके रूट और उसके परमानेंट सोल्यूशन पे जरूर बात करते हैं, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज का जो बांग्लादेश है ये बंगाल था। बंगाल की डेमोग्राफी बदली और बंगाल की जब डेमोग्राफी बदली तो उसके दो टुकड़े हो गए, एक बना ईस्ट बंगाल, एक बना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है जहाँ 70% हिंदू बचे हुए हैं। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया जहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा आप देख रहे हैं। वहाँ पे स्थितियाँ हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो गई हैं कि पहले हमारे यहाँ आतंकवादी केवल पाकिस्तान से आते थे और पाकिस्तान से भारत में आना थोड़ा मुश्किल है। खाइयाँ हैं, पहाड़ है, मौसम बहुत ठंडा रहता है, मौसम अनुकूल नहीं है, बीच में नदियाँ हैं, सब कुछ है, तो बड़ा मुश्किल है आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए, कट्टरपंथियों के लिए भारत में आना पाकिस्तान से। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश तो एकदम बराबर है, मतलब आपका एक पैर भारत में रहता है तो एक पैर बांग्लादेश में भी हो सकता है। सड़क की इस तरफ भारत है, सड़क की उस तरफ बांग्लादेश है, नदी की इस तरफ भारत है, नदी की उस तरफ बांग्लादेश है। तो लोग नाव से आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, पेड़ों पे रात को छिप के आ सकते हैं, जंगलों के रास्ते से आ सकते हैं, दुनिया भर के रास्ते हो चुके हैं। अभी पूरी तरीके से कोई बॉर्डर बना भी नहीं है। जैसे चीन के पास अपनी चीन की दीवार है, ऐसे हमारे पास भारत के पास अपनी भारत की कोई दीवार नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए खतरा बहुत बढ़ गया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में पूरी तरीके से आईएसआई कंट्रोल कर रही है, वहाँ के जमाती संगठन कंट्रोल कर रहे हैं, उससे खतरा बहुत बढ़ चुका है। और एक बात और जिस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमाती है और भारत में, बांग्लादेश में जमाती हैं, लेकिन मैं तो आपके दर्शकों से कहूँगा आप गूगल करिएगा द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, तो पता चलेगा दुनिया की सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय तो हमारे यहाँ है और संसद सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको कहते हैं तबलीगी जमात, जो दुनिया के लगभग 150 देशों में काम कर रहे हैं और 150 देशों में से 8-9 देश उसको बैन कर चुके हैं। उस तबलीगी जमात को अरब देशों ने बैन किया हुआ है। अरब परेशान है कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन फैल जाएगा। उस तबलीगी जमात को रूस ने बैन किया हुआ है, कजाकिस्तान ने बैन किया, दुनिया कई देशों ने बैन किया और उसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है। और तबलीगी जमात बना कब? आरएसएस बना 1925 में, उसके 1 साल बाद 1926 में बना। तबलीगी जमात क्या कर रहा है उसका परिणाम आपको दिख रहा है। दिख कैसे रहा है कि जिस एरिया में आपको पहले बुरके नहीं दिखते थे वहाँ बुरके दिख रहे हैं। जिस एरिया में आपको छोटे छोटे बच्चे टोपी पहन के नहीं दिखते होंगे वो अब टोपी पहन रहे हैं। जिस एरिया में लोग दाढ़ी नहीं बढ़ाते थे वहाँ उस एरिया में दाढ़ी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह है तबलीगी जमात का असर। इतना साइलेंटली काम करता है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। बांग्लादेश हमारे महापुरुषों की भूमि रही है। 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे मठ मंदिर बर्बाद किए जा रहे हैं, पंडा पुजारियों को पीटा जा रहा है, हिंदुओं के घर में जलाया जा रहा है।
पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, मकान दुकान खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी बदली है। और जब जब डेमोग्राफी बदलती है इसका परिणाम दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए डेमोग्राफी बदली तो मेरू पामीर बन गया, डेमोग्राफी बदली तो दुर्योधन का ननिहाल कंधार हो गया, डेमोग्राफी बदली तो कुंभा काबुल बन गया, डेमोग्राफी बदली तो पर्शिया ईरान बन गया, डेमोग्राफी बदली तो बाल्हिक बल्ख बन गया, डेमोग्राफी बदली तो राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी वो कैके पेशावर हो गया, डेमोग्राफी बदली तो कंबोज बदक्सा बन गया, डेमोग्राफी बदली तो सुवास्तु स्वाद घाटी बन गया, और डेमोग्राफी बदली तो तक्षशिला जहाँ इतनी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, वो तक्षशिला रावलपिंडी बन गई। डेमोग्राफी बदली तो मल्लद्वीप मालदीव बन गया। डेमोग्राफी बदली तो पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। एक पंजाब हमारे पास है, दूसरा पंजाब पाकिस्तान कहलाता है। डेमोग्राफी बदली तो बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक बंगाल हमारे पास है, दूसरा बांग्लादेश कहलाता है। डेमोग्राफी बदली तो कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली तो भारत के 2 टुकड़े हो गए। और डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए, और डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। पिछले 2000 साल में भारत से 25 देश निकले हैं, और पिछले 200 साल में भारत से 7 देश निकले हैं। ये डेमोग्राफी बदलने का दुष्परिणाम है। 800 जिलों में से 500 जिलों में मेरा व्यक्तिगत जाना हुआ, मैं कोई आपको लिखी पढ़ी बात नहीं बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव की हुई बात बता रहा हूँ। मैं गंगा सागर से लेकर कच्छ तक जा चुका हूँ। मतलब चाहे वो गुजरात का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, आपके बंगाल का बॉर्डर हो, आपके असम का बॉर्डर हो, आपके उत्तराखंड का बॉर्डर हो, आपके बिहार का बॉर्डर हो, आपके झारखंड का बॉर्डर हो, सारे बॉर्डर मैंने जा के देखे हैं। भारत में 300 तहसीलें हैं जो भारत के बॉर्डर पे हैं, और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 1500 टोटल 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और डेमोग्राफी बदलने का कारण है लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ड्रग जिहाद है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। डेमोग्राफी का एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। आप करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद लगातार कम होती चली गई। वो इलाके जो कभी हिंदू धर्मस्थल तीर्थस्थल या हिंदू राज्य माने जाते थे वो सब मुस्लिम राज्य धर्मस्थल तीर्थस्थल में बदल गए हैं। जो भारत के सीमावर्ती ज़िले हैं या राज्य हैं, बिहार झारखंड का जिक्र भी आपने किया, बंगाल है, उधर त्रिपुरा तक, यहाँ भी डेमोग्राफिकल चेंजेस बड़ी तेज़ी से हुए। और जो भारत की आबादी बढ़ती है, जिस दर से बढ़ती है उसके मुकाबले वहाँ 2.5-3 गुना ज़्यादा दर से आबादी बढ़ रही है। जाहिर है कि बाहर के लोग हैं। तो यह जो बढ़ती हुई आबादी है, यानी कि आप हिंदुस्तान के भीतर भी खतरा देख रहे हैं। देखिए, राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हुए। राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हुए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे और कश्मीर में नरसंहार होगा और कश्मीर हिंदू मुक्त हो जाएगा, हुआ। 15वीं शताब्दी में तो पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, मतलब इस पूरे जिसको एशिया कहते हैं, यहाँ तो सारे हिंदू रहा करते थे। बाबर के आने के पहले कोई गैर हिंदू था ही नहीं। कन्वर्जन जो तेज़ी के साथ शुरू हुआ वो बाबर से शुरू हुआ, बाद में उसको औरंगज़ेब, अकबर, बाकी लोगों ने बढ़ाया, लेकिन जो बहुत फोर्सफुली शुरू किया था वो बाबर ने शुरू किया था। और फिर मठ मंदिरों को तोड़ना, अयोध्या को तोड़ना, बाकी तोड़ना काम शुरू हुआ। तो भारत के अंदर खतरा इसलिए ज़्यादा है कि जो मदरसे पाकिस्तान में है, वही मदरसों का जो किताब पाकिस्तान में है वही किताब आपके बांग्लादेश में है, वही किताब आपके भारत में है। मदरसों में जो तालीम पाकिस्तान में दी जाती है, मदरसे में जो तालीम अफगानिस्तान में दी जाती है, जो वही तालीम बांग्लादेश में दी जाती है, वही तालीम आपके भारत में दी जाती है, यूपी, बिहार, बंगाल में दी जाती है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5 से ज़्यादा गलत फैसले दिए हैं इस मदरसों के ऊपर। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले दिए, और गलत फैसले इसलिए दे दिए कि हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो अधिकांश जो जज बने वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे। उनके फादर अंग्रेज़ों के ज़माने में बैरिस्टर थे, तो बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब वो कॉन्वेंट में पढ़े थे तो उनको धर्म और मजहब का डिफरेंस नहीं पता था, उनको धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता। इसलिए मेरी मैंने PIL फाइल कर रखी है जिसमें मैंने कहा है कि भारत में प्राइमरी स्कूलों में धर्म क्या है और मजहब क्या है इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग धर्म को मजहब, मजहब को धर्म समझ रहे हैं। मैंने उसमें 25 डिफरेंस बताए हैं धर्म और रिलीजन के, धर्म और मजहब के। और मतलब मोटा मोटा आम जनता के हिसाब से मैं बताऊं तो धर्म जोड़ता है
और रिलीजन तोड़ता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि धर्म, ये कैसे है, मतलब ये मोटे तौर पर समझने वाली बात है। इसमें कम से कम आप यह तो साबित कर रहे हैं कि हम जो हैं वो बेहतर हैं, सामने वाला जो है वो खराब है। धर्म का मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा, नारी तू नारायणी की बात करता है। सनातन धर्म सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादेव गरीयसी। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो सनातन धर्म है या धर्म जिसको हम कहते हैं, वो इंसान की नहीं, वो तो पशुओं की, जानवरों की, जंतुओं की, सबके कल्याण की कामना करता है। लेकिन इंसान से इंसान को जोड़े रखने और इंसानियत को लगातार बढ़ाने का जो मूल स्वर है वो हर धर्म का है। नहीं, हर धर्म नहीं होता, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। यही तो मजहब और धर्म में अंतर लेकर हाँ, नहीं, मजहब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया और मुझे लगता है जनता भी आपके इस सवाल से थोड़ी लाभान्वित हो जाएगी। धर्म कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी और मजहब कहता है इक्वलिटी एमंग रिलीजन। मतलब इस्लाम ये कहता है सब समान तो हैं, लेकिन कौन? सारे मुसलमान एक समान है, पूरी दुनिया के सारे इंसान एक समान नहीं है। धर्म कहता है सारी दुनिया के समान इंसान एक समान है। ये डिफरेंस है। भारत का सही संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यह संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक मानी सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सिटिंग जजों से, रिटायर्ड जजों से और देश के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि जो रिलीजन, जो मजहब यूनिवर्सल इक्वलिटी को नहीं मानता, यूनिवर्सल जस्टिस को नहीं मानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी को नहीं मानता, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, क्या उस रिलीजन को भारत का संविधान मान्यता देता है क्या? ये सवाल मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ राणा जी, इस पर आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई है कि जो भाई रिलीजन आपको लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, धर्म आपको लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता। धर्म कहता है तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, शैव हो, वैष्णव हो, भगवान गणेश की पूजा करते हो, इनकी करते हो नहीं करते हो, नवरात्रा रखते हो नहीं रखते हो, जन्माष्टमी मनाते हो नहीं मनाते हो, सूर्य को जल देते हो नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिबर्टी ऑफ थॉट है, ये लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, ये लिबर्टी ऑफ फेथ है, ये लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, जो संविधान की बात करता है। आप वेद पुराणों के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, रामायण के ऊपर शास्त्रार्थ कर दिए, आप भगवत गीता के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, उपनिषदों के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, महाभारत के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, राम के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, कृष्ण के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, जैसे रहेंगे ऐसे ही हैं। एक बार आप जरा बाइबल के ऊपर शास्त्रार्थ करके देख लीजिए, एक बार आप कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ करके देख लीजिए। ये बहस का मुद्दा है जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी आते हैं। आप कह रहे हैं कि यह एक सांचा रखते हैं, इस सांचे के भीतर आप आते हैं तब तो आप ठीक हैं। आपका कद जैसे बढ़ता है विचार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, तो फिर यह सांचा आपको रोकता है या फिर अपने विरुद्ध मानता है। और अशांति का मूल कारण यही है। सनातन जो है वो कहता है कि नहीं, आप मानो सांचे में हो, नहीं हो, आप हो। मोटे तौर पर इन्होंने एक आधार निकाला है, इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद, कुरान और अल्लाह, इन तीनों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता है सनातन, और तीनों के अलावा कुछ मानना नहीं चाहता, इन तीनों के अलावा कुछ मानना भी नहीं चाहता है। क्रिश्चियनिटी के साथ भी आप यही मान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा हो सकता है इस देश में। तो आप धर्म और रिलीजन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं और आप इस बात को कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलती क्या किया। अब आर्टिकल 30 ये कहता है कि इस देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। यह संविधान मेरे हाथ में है, कोई भी आर्टिकल 30 को गूगल करके पढ़ ले। उसमें लिखा हुआ है कि देश में जो माइनॉरिटी हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है, जबकि आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपये खर्च नहीं करती, और मदरसा मजहब को प्रमोट करता है, इंसानियत को प्रमोट नहीं करता, वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट नहीं करता, नारी तू नारायणी को प्रमोट नहीं करता, सर्वमंगल मांगल्य को प्रमोट नहीं करता। मदरसा इज नॉट ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदरसा इज ए दीनी तालीम सेंटर। वहाँ दीनी तालीम दी जाती, केवल इस्लाम सिखाया जाता है और कुछ सिखाया नहीं जाता। आर्टिकल 27 कहता है 1 रुपये खर्च नहीं करना, और भारत की सरकारें, राज्य सरकारें मदरसों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। आर्टिकल 28 कहता है संविधान का, कोई भी इसको गूगल करके देख ले, आर्टिकल 28 कहता है किसी भी
सरकार के द्वारा फंडेड, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई भी मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाया हुआ है, मजहबी तालीम देने पर रोक लगाया हुआ है। धर्म के ऊपर खर्च करने पर रोक नहीं लगाया हुआ है, मजहब को प्रमोट करने पर रोक लगाया हुआ है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ना आर्टिकल 27 को ध्यान से उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक से इंटरप्रिटेशन किया, ना आर्टिकल 28 की ठीक से इंटरप्रिटेशन किया, और आर्टिकल 30 जहां लिखा हुआ था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसको रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिया। भारत का संविधान का आर्टिकल 30 मैं फिर से क्लेरिफाई कर रहा हूं, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाज़त देता है, यानी लॉ कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलिए, और जो खोलना है खोलिए, लेकिन आप मजहबी इस तालीम सेंटर नहीं खोल सकते। ये आर्टिकल 30 कहता है। और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन माइनॉरिटी तो आज तक डिफाइन ही नहीं हुई। ना भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन है, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी आज तक डिफाइन है। यूएन की डिफिनीशन है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यानी पूरे के पूरे पॉपुलेशन का जो 1% से कम है उसको कहते हैं माइनॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ भारत में यहूदी माइनॉरिटी हैं, भारत में पारसी माइनॉरिटी हैं, भारत में ये जो लोटस टेम्पल बनाने वाले बहाई माइनॉरिटी हैं, लेकिन बाकी लोग माइनॉरिटी नहीं हो सकते। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही। ना माइनॉरिटी को डिफाइन किया, ना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनी। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी के नाम पे सेंटर का हज़ारों करोड़ का बजट, माइनॉरिटी के नाम पे राज्यों का हज़ारों करोड़ का बजट, और माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे एएमयू, माइनॉरिटी के नाम पे जामिया, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज, माइनॉरिटी के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनॉरिटी के नाम पे लॉ कॉलेज। हु इज माइनॉरिटी? गॉड नोस, किसी को नहीं पता। इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। जब आप आते हैं, अश्विनी उपाध्याय वैसे चुनिंदा लोगों में हैं जो इतिहास और संविधान कानून के हवाले से बात करते हैं, इसलिए सुनने लायक हो। आप राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह भारत के महान शासकों में से एक, उनका हवाला दे रहे हैं कि पंजाब बटा उन्होंने सोचा नहीं होगा। शशांक बंगाल के बहुत तेज तर्रार राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन के काल में, उनका हवाला दे कहते हैं कि बंगाल उन्होंने सोचा नहीं हुआ कि बंटे, लेकिन धर्म के आधार पर बंट गया। अब आप दो बातें कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर आप इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते, धर्म के नाम पर खोल सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ इसको बड़ा साफ कर रहा हूँ इनके हवाले से। जो ये कह रहे हैं, समझिए, ये कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर इस फिलॉसफी के साथ आप चलते हैं तो ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसके साथ चलते हैं तो वो धार्मिक कामकाज है, वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल कॉलेजेस का हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो। लेकिन एक धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो दरअसल वो मजहबी काम है, सरकार को उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और संविधान जो कहता है ठीक उसके उलट या उसके विरुद्ध काम होता रहा है। ना उसकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए, ना मदरसे की डिग्री वैलिड होनी चाहिए, ना मदरसे को सरकार को मान्यता देनी चाहिए, ना मदरसे किसी तरीके का फंड देना चाहिए। संविधान कह रहा है। आप संविधान कानून को लेकर के कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। आप यह भी कहते हैं कि कानून की सख्ती जो है अगर वो आ जाए तो भारत में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लोगों का जीवन बड़ा सुकून का हो जाएगा। कानून कानून होता है, वो सख्त मुलायम तो मुझे लगता है होता नहीं है। आपने हत्या की है, आपको सज़ा होगी, आपने किसी का शोषण किया है, उसको उसकी सज़ा होगी। तो ये सख्त कानून क्या है? देखिए, भगवान श्री राम के देश में कलयुग चल रहा है, सिंगापुर में सतयुग चल रहा है, जापान में सतयुग चल रहा है, दुनिया के कई देशों में आज भी सतयुग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नीति लागू किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पे कलयुग चल रहा है। वो तो मुस्लिम कंट्रीज में भी है, दुनिया के सऊदी अरब में भी है, हाँ, यूएई में भी है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, कतर में भी मैं मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंसान इंसान के तरीके का व्यवहार करता है। जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ, दो ही तरीका है, नहीं तो इंसान जानवर बन जाता है। इस देश का सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। एक व्यक्ति हमारे एयरफोर्स के जवानों को कश्मीर में मारता है, टीवी पे इंटरव्यू देके कहता है मैंने मारा है, और 35 साल से उसका मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। वो बाकायदा जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है और आज तक उसको सजा नहीं हुई।
एक व्यक्ति यासीन मलिक की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करता है, वीडियो बनाता है, वीडियो को रिलीज करता है, कह रहा है मैंने मारा। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है कि हाँ इन लोगों ने मारा, मारने वाला कह रहा मैंने मारा, वीडियो जांच हो चुकी है, वीडियो कंफर्म हो गया, वीडियो सही है, उसके बाद उसको जमानत हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा सड़ा हुआ सिस्टम क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे, इससे ज्यादा सड़ा हुआ सिस्टम क्या हो सकता है? जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं जो अब तक भारत में सबसे बेहतरीन जुडिशल सिस्टम माना गया पिछले 2000 साल में। इनके यहां जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय। आप उनके जाएंगे दरबार में, घंटा बजाएंगे, अगला घंटा बजने के पहले आपका अंदर न्याय हो जाएगा, जस्टिस विद इन आवर। रानी अहिल्याबाई होलकर और राजा विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ अगर थोड़ा मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे, आप सुबह आएंगे, शाम तक आप न्याय के लेके जाएंगे। आप जब इंसाफ की बात करते हैं कि न्याय प्रक्रिया हमारी जो है वही सुस्त है या वो बहुत दोषपूर्ण है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के बड़े जानकार हैं, आपको पता है कि देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 100 जजेस हैं, आपके यहाँ 12 जजेस हैं। आपके यहाँ जुडिशल सिस्टम जो है वो इतना समय लेता है एक मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाने में कि एक आदमी बिना सुनवाई के 38 साल जेल में काट जाता है। तो ये स्थितियाँ ही तो सबसे बड़ा कारण है इस भारत के कानूनी पचड़े में फंसने और लंबे समय तक घिसटने की। देखिए राणा जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहूँगा, वकालत के अलावा मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ में इंजीनियरिंग लगाता हूँ। मैं हर चीज़ की 5W एनालिसिस करता हूँ। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो हम आसपास के 4 घर देखते हैं, 4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश के नौकरशाह जब देश के लिए कानून बनाते हैं तो आस पड़ोस में क्या चल रहा है उसको देखते ही नहीं। एसी के कमरे में बैठ के कॉफ़ी पीते पीते कानून बना देते हैं। बहुत मतलब कड़वा सच बता रहा हूँ, कभी कानून बनाते समय देखते नहीं है कि हमारे जिस विषय पे हम कानून बना रहे हैं, हमारे पड़ोस में चीन में इस पे क्या व्यवस्था है, सिंगापुर में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या व्यवस्था है, दुनिया के और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या व्यवस्था, हम देखते ही नहीं है। हम कभी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। उदाहरण के लिए बताता हूँ, लॉ कमीशन, मैं बता रहा हूँ आपको, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में होता है। जो दोषी होता है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, जो निर्दोष होता है वो चाहता है जल्दी से मुकदमा खत्म हो। आज की पूरी व्यवस्था ही दोषियों के पक्ष में है। भाई जो बलात्कारी होता है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, जो पीड़ित परिवार होता है वो चाहता है जल्दी जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब हमारा जुडिशल सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है। हमारा जुडिशल सिस्टम घूसखोरों की मदद करता है, कमीशनखोरों की मदद करता है, दलालों की मदद करता है, हवालाबाजों की मदद करता है, कबूतरबाजों की मदद करता है। हमारा जुडिशल सिस्टम नशा तस्करों की मदद कर रहा है, मानव तस्करों की मदद कर रहा है। हमारे जुडिशल सड़े हुए जुडिशल सिस्टम का लोगों में कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। 20 साल 25 साल जेल में रहते हैं, बरी हो गए, सबूत के अभाव बरी हो गए। जिसने जांच किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जिस जज ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सिस्टम लेके हम कहां से ठीक कर पाएंगे? आप जरा सोचिए, दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती है। हमारे यहाँ नहीं है, झूठी शिकायत कर दो। कितने फर्जी SC/ST केस होते हैं, कितने फर्जी छेड़छाड़ केस होते हैं, फर्जी बलात्कार के केस होते हैं, फर्जी दहेज के केस होते हैं, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान कानून बदलना पड़ेगा। अगर क्या बदलना चाहिए? अगर आपको मैं एक कानून बदलने को कहूं कि एक कानून है जिसको बदल देना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? नहीं, एक कानून बदलने से बात नहीं बनेगी। अब आप कहेंगे ये आपको एक दवा दे दो बीमारी ठीक कर दूं, नहीं। जहां कैंसर है उसके लिए कई बीमारी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप पूछते हैं तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले सरकार को झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है इसको सीरियस फाइनेंशियल क्राइम डिक्लेयर किया जाता है। लोग झूठी गवाही देते हैं पैसे के लिए, लोग झूठी शिकायत करते हैं पैसे के लिए, लोग झूठी जांच करते हैं पुलिस वाले पैसे के लिए, जज झूठा फैसला देते हैं पैसे के लिए। जब तक आप करप्शन को जघन्य अपराध नहीं घोषित करेंगे, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको फांसी, चीन जैसा फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक भारत में खौफ नहीं पैदा हो सकता। इस देश में हर साल 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और उसमें से 50% लोग
टूटी हुई रोड के कारण मरते हैं, सड़क में गड्ढे के कारण मरते हैं, और सड़क में गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार। इस देश में जमीन विवाद में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। मतलब हमारे देश में आतंकवाद से कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, आतंकवाद से कई गुना ज्यादा लोग जमीन विवाद में मरते हैं, हाथ पैर टूटता है, परिवार तबाह होते जा रहे हैं। जानते हैं जमीन विवाद का मूल कारण क्या है? क्योंकि जो दबंग होता है जगह पे कब्जा कर लेता है और गरीब को कहता है जा तू थाने चला जा। वो थाने जाएगा, थाने से उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। क्यों? इतना सड़ा हुआ कानून। हमने जमीन पे कब्जा करने को क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। तो आप जमीन, आप बोलो, आपके मान लीजिए आपके गांव में जमीन हो, दीवानी मामला हो गया, आपके जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आप थाने जाओगे, जो थानेदार क्या बोलेगा? साहब ये जमीन का हम क्या करें, आप तो कोर्ट जाओ। ठीक है, मतलब आपकी कोई घड़ी चुरा ले 1000 रुपए की, तब तो FIR होगा। आपकी कोई भैंस चुरा ले तो FIR होगा, और आपकी पूरी गौशाला कोई कब्जा कर ले तो आपका FIR नहीं होगा। कोई बकरी चुरा ले तो FIR हो सकता है, कोई आपका 100 रुपए चुरा ले तो FIR हो सकता है, आपके 100 करोड़ की जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो FIR नहीं हो सकता। ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो लोगों में खौफ नहीं है। दबंग को पता है यार मुकदमा तो 40 साल चलेगा, 40 साल इसके हम जमीन बोएंगे, जोतेंगे, फसल उगाएंगे, फसल काटेंगे, सब कुछ करेंगे। लोग अपना मकान छुड़ाने में लोगों को 50 साल लग जा रहा है। बेचारा किराए पे दिए थे, जितना किराया नहीं आया उससे कई गुना तो मुकदमा लड़ने में चल गया। आपके दिल्ली NCR में कई सारे केस मेरे पास है। आम्रपाली के होम बायर्स का केस मेरे पास है, सुपरटेक के होम बायर्स का मेरे पास केस है। ऐसे कई सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने चीटिंग फ्रॉड किया, उनका चर्चा बहुत अच्छी जगह पर लेकर के आ गए हैं। हाँ। ये आम आदमी के इंटरेस्ट का मामला है। घर उसने खरीदा तो ज़रूर, EMI दे रहा है, किराए पे रह रहा है, किराया भरता है, EMI भरता है, मकान उसको मिलता नहीं है और वो पिस रहा है। उसकी ज़िंदगी जो है वो नारकीय हो गई। ऐसा क्यों है, और क्या किसी आम आदमी के पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? फिर वही बात हो गई। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की 90% समस्याओं का समाधान केवल और केवल सिस्टम बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा, नियम बदलना पड़ेगा। बेंगलोर में DLF का केस मेरे पास है, होम बायर्स का केस मेरे पास है। एक वहाँ पे दूसरा बेंगलोर में एक और भी प्रोजेक्ट है, उसके होम बायर्स का केस मेरे पास है। दिल्ली NCR के कई सारे होम बायर्स के। हो क्या रहा है कि बुकिंग करते समय दुनिया भर के सपने दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल भी होगा तो ये भी होगा, तो ये भी होगा, तो ये होगा, 3 साल के अंदर आपको कब्जा दे देंगे, बढ़िया मकान, उसमें दरवाजे भी रहेंगे, खिड़की भी रहेगी, ये भी सब कुछ वादा कर दिए, और उसके बाद देते नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस देश में फर्जी कॉन्ट्रैक्ट करना, फर्जी एग्रीमेंट करना, फर्जी वादा, झूठा वादा करना, ये सीरियस क्राइम नहीं है। अगर आप डिक्लेयर कर दो कि आपने जो वादा किया है, आपने टाइम बाउंड नहीं किया, आपको 20 साल की जेल में होगी, वो फट से मान जाएगा। हमारे देश में क्या किया है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो फाइन ज्यादा रखी हुई है, और जो अमीर आदमी है उसके लिए जेल कम रखी हुई है। अमीर आदमी पैसे से नहीं डरता। ये जो बड़े बड़े बिल्डर है ना, इनके ऊपर आप 10 लाख रुपए पेनाल्टी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये डरेंगे तब इनके ऊपर जब 20 साल सजा का कानून हो, तब ये डरेंगे, क्योंकि उनको 10-20 लाख रुपए पेनाल्टी जमा करके अपने आप दूसरा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल्डर्स कर क्या रहे हैं, जमीन का मैटर क्लियर नहीं है, जमीन का विवाद चल रहा है, चूंकि उन्होंने अपना होर्डिंग लगा दिया, बुकिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और पिस रहा है मिडिल क्लास। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास इस समय बिल्डर्स के फर्जीवाड़े से परेशान है। 1 करोड़ से ज़्यादा आंकड़े बता रहे हैं। किसी को टाइम पे घर नहीं मिल रहा है। 3 साल बहुत होता है, 3 साल के अंदर घर दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपसे पैसा लिया और आपसे पैसा लेके कहीं और ज़मीन खरीद लिया। आपको घर बना के देना था, वो तो दिया नहीं, आपका पैसा लेके कहीं और दूसरा प्रोजेक्ट ज़मीन खरीद लिया, वहाँ से भी पैसा, वहाँ भी लॉन्च कर दिया, वहाँ का पैसा ले लिया, तीसरी जमीन। तो पता चला उसने 10 जगह हाथ पैर फैला दिए, 10 जगह ज़मीन खरीद लिया, 10 जगह प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, और किसी एक भी जगह मकान नहीं दिया। और मकान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता है दे ना दे फर्क ही नहीं पड़ता, क्या करना होगा, कुछ नहीं, 10-20 लाख रुपये पेनल्टी, मुकदमा लड़ाएंगे, उसको NCLT लड़ाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट लड़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। इनको भाई जहाँ 500 करोड़ ले लिया तो 50 करोड़ वकील के ऊपर खर्च करने में दिक्कत क्या है? और सुप्रीम कोर्ट में बैठे बड़े 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 वकील, वो बोले ठीक है काम करो, तुम पैसे लाओ, फीस लाओ, हम तो इसको लटकाते रहेंगे, तारीख लंबी चलती रहेगी। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आप मालदार आदमी हो, आप लूट खसोट में हो, आप लगातार अपनी संपत्ति जायदाद बनाते बढ़ाते चले जा रहे हो, सिस्टम आपकी सुनेगा, क्योंकि सिस्टम करप्ट है। और आपके पास पैसा है तो पैसा दे करके आप लूट का एक तंत्र विकसित कर लेते हैं और आप अनवरत चलते रहते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है गरीब का, कमज़ोर का, आम आदमी का।
इस देश की जेलों में 5,70,000 से ज़्यादा लोग बंद हैं और 77% गरीब कमज़ोर लोग हैं। उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन बड़े लोगों के लिए, रसूखदार और पैसे वालों के लिए अदालतें खुली रहती हैं। उनके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं और यह एक बहुत संगीन सवाल इस देश में है। इस पर बार बार चर्चा होनी चाहिए। यह व्यवस्था जब तक बदलती नहीं है, आम आदमी के लिए जीवन आराम का, सहूलियत का और सम्मान का मुश्किल है। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, आज की डेट में होम बायर्स किराए पे पहले किराया दे रहे हैं, बैंक से लोन ले लिया, ईएमआई जा रही है और मकान उनका मिल नहीं रहा है। एक बिल्डर का केस है, 2012 की बुकिंग है, 2025 चल रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ। सुपरटेक के नाम, सुपरटेक जो किया था, प्रोजेक्ट लॉन्च किया नोएडा में। सोचिए 13 साल बीत चुके हैं, वो बायर्स परेशान हो गए। उसमें एक लेडी है, उसके हस्बैंड खत्म हो गए कोरोना के टाइम में। आप समझिए उसका सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया और उसको मकान नहीं मिला। तो ऐसे लोग जो लड़ते लड़ते थक जाते हैं, वो क्या करें? कुछ नहीं करते, थक हार के बैठ जाते हैं। अब तो इस सिस्टम से, सड़े हुए सिस्टम के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तारीख पे तारीख से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पहले लोग सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करते थे, बाकी लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करते थे। आज की डेट में सड़े हुए सिस्टम से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग लेखपाल पटवारी के भ्रष्टाचार कांड आत्महत्या कर रहे हैं। लोग थानेदार हवलदार के भ्रष्टाचार कांड आत्महत्या कर रहे हैं। लोग तहसीलदार के भ्रष्टाचार कांड आत्महत्या कर रहे हैं। लोग तारीख पे तारीख के कांड आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेटेस्ट बताता हूँ, जौनपुर का। 1985 में, अब से 40 साल पहले एक ज़मीन का विवाद शुरू हुआ था। केवल ये तय करना था कि ये वाली वसीयत असली है कि ये वाली वसीयत असली है। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता और झूठा कागज बनवाना जघन्य अपराध होता। तो पहली बात तो फर्जी कागज बनता नहीं, फर्जी वसीयत ही नहीं बनती। लेकिन चूंकि फर्जी वसीयत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है तो उसे बना लिया। और अगर झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो 2 दिन 3 दिन में पता चल गया होता कि किसकी वाली वसीयत असली है, किसकी वाली वसीयत नकली है। 40 साल से वो मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है और शिव मंदिर की जमीन है, 10 बीघे जमीन के 10 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है लोगों ने, मंदिर की जमीन पे, शंकर जी के मंदिर पे। उसके 1950 के बाद यूपी में 20 मुख्यमंत्री बदल गए, 20 से ज़्यादा राज्यपाल बदल चुके हैं, लेकिन वो मुकदमा अभी भी चकबंदी अधिकारी के यहाँ। चकबंदी अधिकारी सबसे नीचे का लेवल होता है। चकबंदी अधिकारी की अपील होगी तो एसओसी के यहाँ जाएगी, एसओसी की अपील होगी तो डीडीसी के यहाँ जाएगी, डीडीसी की अपील होगी तो हाई कोर्ट जाएगा मुकदमा, हाई कोर्ट की अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुकदमा आएगा। सबसे नीचे लेवल पे 40 साल से चल रहा है और अभी तक नहीं तय पाया कि ये वाली वसीयत असली है या ये वाली वसीयत नकली। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, झूठा वोटर आईडी बनवाना, झूठा वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, फर्जी मार्कशीट बनाना, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना सीरियस क्राइम, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना सीरियस क्राइम। इसलिए लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, कुछ भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपको मथुरा का देता हूँ, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का देता हूँ। विद्या देवी को बेटा नहीं था, वो अपनी जमीन अपनी बेटी को देके खत्म हो गई। जालसाजों ने, विद्या देवी 1975 में मर गई थी, उनको 1995 में जिंदा कर दिया, मरने के 20 साल के बाद। और उनकी बेटी जो 2025 में मरी है, इसको 1995 में मार दिया। आज तक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं हाँ भैया ये जो जिन्होंने किया है फर्जीवाड़ा किया है। तो इस देश में फर्जीवाड़ा करा के आप कुछ भी कर सकते हो। आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना के सुप्रीम कोर्ट को किसी को भेज दो, आपको 10 साल की सजा नहीं होगी। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप फर्जी कागज से पार्लियामेंट को किसी के नाम पे कर दो, आपको 10 साल की भी सजा नहीं होगी। इतना सड़ा हुआ कानून इस देश का। उसी को बदलने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, इसी को बदलने के लिए मैं देश भर में घूमता रहता हूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना राणा जी। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे दुनिया मतलब बाहर घूमता रहता हूं। 2025 में 130 जिलों में जाना हुआ है, अब तक 800 जिलों में से 500 जिलों में जाना हुआ है। जागरूकता आ रही है, लेकिन इसका समाधान संसद में होगा, इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलेगा, लोकसभा राज्यसभा। ये मामले बहुत गंभीर हैं। एक महिला अगर 30 साल तक अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ के थक जाती है, एक आदमी 38 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रह जाता है, पाकिस्तान की जंग लड़के आने वाला एक सैन्य अधिकारी
अपना घर नहीं ले पाता है, इसका मतलब ये है कि इस देश के आम नागरिक की लड़ाई, उसके अधिकार और उसका सम्मान, यह तीनों आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मुश्किल है इन तीनों को बचा पाना और बनाए रख पाना। कहा यह जाता है अमूमन कि सत्ता जो है वो लोगों के लिए बेहतर कर रही है, और हर सरकारों का ये दावा रहता है। इंसान ने सत्ता का कॉन्सेप्ट जब सोचा समाज के लिए तो इसलिए कि व्यवस्था बन जानी चाहिए, एक नियम से चले। हमारे यहाँ भी सरकारों के अपने दावे रहते हैं। आपसे जब बात होती है तो लगता है कि सरकारों के सारे दावे जो हैं खोखले हैं। क्या लीडरशिप का सवाल है कि एक जो नैरेटिव बेस्ड लीडरशिप चलती रही हमारे यहाँ, वो पॉलिसी बेस्ड लीडरशिप में कन्वर्ट होनी चाहिए, या उसकी दरकार है देश को? देखिए, लीडर तो वही मिलते हैं जो समाज चाहता है। समाज जैसे लीडर समाज का आईना होता है। अगर आपके एरिया से कोई गैंगस्टर निकल के आ रहा है तो आप गैंगस्टर को पसंद कर रहे हो, तभी तो आप उसको सांसद बना के, मतलब सांसद बना रहे हो, विधायक बना रहे हो आप। पहली बात तो वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उदाहरण के लिए लगभग 1,500 अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म कर दिया, उससे काफ़ी चीज़ें बदली। वर्तमान सरकार का इंटेंशन भी बहुत अच्छा है। इंटेंशन कैसे कि उन्होंने बोला भाई 1860 का इंडियन पिनल कोड बदल दो। अब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का ये काम नहीं है कानून बैठ के ड्राफ्ट करना। कानून बैठ के ड्राफ्ट करना नौकरशाहों का काम है। तो नौकरशाहों क्या ड्यूटी है भाई? मान लीजिए आपके पिताजी ने बोला कि राणा जी एक काम करो, गांव ये घर बहुत पुराना हो गया, 100 साल, आइए इस घर को बदलो, नया घर बनाओ। अब बेचारे वो पिताजी थोड़ी बैठ बैठ के वो नींव बनवाएंगे और फाउंडेशन बनवाएंगे, पिलर खड़ा कराएंगे। अब तो ये राणा जी की ड्यूटी है कि आस पड़ोस देखें, बढ़िया देखें, आर्किटेक्ट से बात करें और पिताजी के सपनों को साकार करें, बेहतरीन घर बना के दें। हमने 150 साल के बाद आईपीसी बदला, लेकिन जानते हैं उस आईपीसी को 20% तो बदला हुआ, बाकी वो कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब हो गई। जहां 1,000 रुपये पेनाल्टी थी उसमें एक जीरो बढ़ा दिया, उसको 10,000 कर दिया। जहां 500 रुपये पेनाल्टी थी उसमें एक जीरो बढ़ा दिया, उसको 5,000 कर दिया। जहां 100 रुपये पेनाल्टी थी उसमें एक जीरो बढ़ा दिया, उसको 1,000 कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बेहतरीन हो सकती थी। ये बीएनएस मेरे हाथ में ही है, ये बीएनएस मैं आपको दिखाता हूं। हम लोगों ने 150 साल के हम लोगों ने 150 साल के बाद मैकाले द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड बदला, उसकी जगह हम बीएनएस ले आए। लेकिन इस बीएनएस को देख के मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बीएनएस को ऐसे लगता है केवल और केवल भारत के किसी कमरे में बैठ के, किसी रूम में बैठ के बना दिया गया, बाहर देखा ही नहीं गया। ये देखिए मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। आपको दिख रहा होगा, ये मोटा भी है और ये पतला है, ये बड़ा भी है, ये छोटा भी है। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, जितने अपराध थे उन सबको एक ही किताब में डाल दिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे 150 चैप्टर डाल दिए और 150 अपराध को डिफाइन कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, जो हवलदार मुकदमा लिखता है वो एक किताब को खोलता है, इसके इंडेक्स में जाता है, चैप्टर देखता है, फट से मुकदमा लिख देता है। आईओ के पास जो जांच करने जाता है उसको पूरा कानूनों का मकड़जाल लेके नहीं जाना होता, बस एक किताब लेके जाता है, जो जांच करना होता है इसी में इंडेक्स देख देख के चैप्टर वाइज उसको लिखता चला जाता है। जज के लिए भी अच्छा है, उसको 20 किताब नहीं खोलनी है, एक किताब खोलना है, इसी में से उसको फैसला कर देना है। वकील के लिए भी अच्छा है, कोर्ट 10 किताब लेके नहीं जाना, एक ही किताब लेके जाना, काम कर देना है। हमारे यहाँ हमने क्या किया, 50 कानूनों का मकड़जाल चल रहा है। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, गौ तस्करी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, कन्वर्जन का अलग कानून, दुनिया भर के कानून, और उसके ऊपर से बीएनएस। हम चाहते तो इस बीएनएस को बनाते समय एक, जैसे यूएस में ये फेडरल पिनल कोड है, एक ऐसा हम भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड बना लेते, वन नेशन वन पिनल कोड बनाते, सारे के सारे कानूनों का मकड़जाल, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून है, चाहे ब्लैक मनी वाला कानून, सब में इसमें जोड़ देते। पहला तो ये हमने नहीं किया। दूसरा, हमने इस बीएनएस में ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, सेक्शन 111। आप मुझे बताइए, लव जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े प्लान्ड वे में होता है। घुसपैठ प्लान्ड क्राइम है, अनप्लान्ड क्राइम है? प्लान्ड क्राइम। कन्वर्जन प्लान्ड क्राइम है कि अनप्लान्ड क्राइम है ना? हमने प्लान्ड क्राइम के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सेक्शन 111 बनाया इसमें,
लेकिन ना उसमें लव जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, ना लैंड जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम किया, ना घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम किया, ना ड्रग स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम किया, ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम किया, ना कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम किया। इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है लव जिहाद के कारण। साल में 5 लाख बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख तो मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं है, 3.5 लाख मिलती नहीं बिल्कुल। इसके बावजूद हमने लव जिहाद के लिए इस पर कोई चैप्टर नहीं रखा। भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, मेरी PIL चल रही है, और जब NRC होगी तो पता चला आंकड़ा और क्रॉस होगा, क्योंकि 2017 मैंने 5 करोड़ का आंकड़ा दिया था। हमने ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नाम का इसमें कोई चैप्टर नहीं रखा। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण अपने आप में सबसे सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए। मुगल यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए एक साधन था, क्योंकि सत्ता के जरिए आपको कन्वर्ट कराना, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना बहुत आसान होता है। इसके बावजूद हमने इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में कन्वर्जन को डाला नहीं। हमने ना इसमें एक चैप्टर डाला ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन कन्वर्जन, ना हमने इसमें चैप्टर डाला ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, ना हमने इसमें चैप्टर डाला ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। आज की डेट में 1 लाख करोड़ रुपए का ड्रग कारोबार चल रहा है भारत में। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। इस 10 करोड़ में ज़्यादातर लगभग 5 करोड़ यूथ हैं, जिनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, कुछ और बनना चाहिए, वो नशे में डूब चुके हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग की केवल एक सजा है, फांसी, आजीवन कारावास नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके पाया गया तो उठा के फांसी दे दिया। हमारे देश में 9-9 कुंटल गांजा पाया जाता है, फिर भी जमानत मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने कानून में एक चैप्टर तक अलग से नहीं जोड़ा है। हमने लव जिहाद को न राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, न वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, न हमने इसको अपनी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया। तो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। भाई बहन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। 90% धर्मांतरण मैं साल भर के अंदर रोक के दिखा सकता हूं। 90% घुसपैठियों को बिना NRC के मैं भारत से भगा सकता हूं। 90% ड्रग कारोबार को मैं साल भर के अंदर रोक के दिखा सकता हूं। और कुछ नहीं करना, कोई लाठी डंडा नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, केवल कानून बदलना है, और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती। मैं आता हूँ इस पर। अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे हैं कि हर साल 5 लाख महिलाएं लव जिहाद का शिकार थी। मोटे तौर पर कन्वर्जन का एक दूसरा रास्ता है ये। आप ये कह रहे हैं कि 40 लाख लोग यानी हिंदू हर साल कन्वर्ट होते हैं, माने हिंदू धर्म से किसी और धर्म में जाते हैं। आप नशा को मानते हैं कि 1 लाख करोड़ का नशा का कारोबार हिंदुस्तान के भीतर है, और यह जो खतरे हैं हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, मोटे तौर पर मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर एक बड़ा खतरा है। आपकी राय में यही है। मैंने आपको मान लिया कि आप देश के कानून मंत्री बन गए। आपको अगर कानून मंत्री बना दिया जाता है तो अश्विनी उपाध्याय क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करूंगा, पुलिस चार्टर लागू करूंगा, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा, पुलिस को अकाउंटेबल बनाऊंगा। उसके बाद मैं जुडिशल चार्टर लागू करूंगा, जजों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूंगा। ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म करेंगे और सुनिश्चित करेंगे भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला हो। तीसरा, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करूंगा, मतलब पूरे देश में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, वो एक तरीके से काम करें। मैं 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करूंगा। जितना भी कानूनों का मकड़जाल चल रहा है उसको मिक्स करके, ये जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, इस तरीके से 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाऊंगा। मैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करूंगा। मैं फर्जी FIR लिखवाने को, फर्जी जांच करने को, फर्जी गवाही को और फर्जी फैसले देने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करूंगा। मैं भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करूंगा और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाऊंगा, जैसे चीन में देते हैं। बहुत लोगों को, कई लोगों को फांसी दे चुके हैं। देश विश्वगुरु बन जाएगा। भारत का परम वैभव का सपना साकार होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा। गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा। पूज्य हेडगेवार जी का सपना साकार होगा। लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय को लगता है कि उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है तो इन तमाम फैसलों के जरिए देश को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। मैं कानून मंत्री, अभी तक की सरकारों ने क्यों नहीं किया? मैं कानून मंत्री बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, ड्राफ्ट हमसे ले लीजिए, आप बना लीजिए, हमें कानून मंत्री मत बनाइए। हमें कानून मंत्री, क्या लगता है आपको हमें कोई अड़चन सपना कहाँ है? सरकार तो कहती है ना, या कहती रही है कि हम इस देश के आम आदमी की जिंदगी को
सहूलियत और आराम का बनाएंगे, सम्मान का बनाएंगे। तो नागरिक के पास जीने की बुनियादी ज़रूरतें और सम्मान, यह दोनों कानून का सरकार का पहला फ़र्ज़ बनता है। अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तक आपकी नज़र में, और आप कह रहे हैं कि सब सरकारों का दोष है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार का दायित्व तो है एक अपनी तरफ से इंटेंशन क्लियर कर देना, इम्प्लीमेंटेशन काम करना है नौकरशाह का। नौकरशाह अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर से वही बात है कि नेतृत्व का काम है नौकरशाहों को पकड़ पकड़ के देखना। मेरा मानना है कि अगर आप कानून मंत्री हैं, आप जो भी जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, आपके सामने जो ड्राफ्ट आ रहा है, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि भैया तुम जो ड्राफ्ट बना के लाए हो, इस पे चीन में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या व्यवस्था है, सिंगापुर में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, ये पहला सवाल पूछना चाहिए। जिस दिन हमने ये दिमाग में रख लिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होगा, हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होगा, हमारा पुलिस सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज की डेट में हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है, हमारे पास परमाणु बम है, ये सब चीज़ें हैं। दुर्भाग्यवश जिन चीज़ों पे पैसा खर्च करता होता है वो सब हमारे पास वर्ल्ड क्लास है, और जो चीज़ें मुफ्त में हो सकती हैं वो हमारे पास वर्ल्ड क्लास नहीं है। हम जिस मामले में दुनिया में वर्ल्ड क्लास थे वो हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और सबसे सस्ती थी। हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और सबसे सस्ती थी। हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी और सबसे सस्ती थी। दुनिया के लोगों को जब कुछ नहीं पता था तब इस देश में आचार्य, आपके महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हुए, जब लोगों को कुछ पता ही नहीं था। जब दुनिया में लोग नंगे घूम रहे थे तब हमारे पास तक्षशिला था और हमारे पास नालंदा था। और दुनिया में जब जुडिशल सिस्टम को लोग समझते नहीं थे उस समय भी भारत में जुडिशल सिस्टम था। मनुस्मृति जो है, जिसको हम आज की डेट में गाली देते हैं, दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ है, वो सबसे पहला कोडिफाइड लॉ। और मनुस्मृति के कुछ चीज़ों को लोग वो करते हैं, लेकिन मनुस्मृति में जो बातें लिखी हैं वो दुनिया के कहीं नहीं लिखी हैं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में लिखा है, दुनिया की किसी उस किताब में नहीं लिखा हुआ है। जन्नी जन्म भूमि स्वर्गादप गरीयसी, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है ये। मतलब मनुस्मृति में जो बातें लिखी हुई हैं, ये तो चलो अलग अलग चीज़ें उसमें कोट कर देते हैं, क्या गजब का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मनुस्मृति एक बहस का अलग मुद्दा है। बहुत सारी चीज़ें मनुस्मृति में बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे भी सवाल हैं जो समाज को एक रस और सम्मान के साथ चलने में रोकते हैं। तो उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। मैं फिर लौटता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन की तरफ। मैं जब बांग्लादेश कह रहा हूँ तो उसमें पाकिस्तान, चीन मान रहा हूँ। अमेरिका का एक डीप स्टेट फैक्टर भी घुसा पड़ा है। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए दोनों ताकतें, चीन और अमेरिका, लगी हुई हैं, और पाकिस्तान को सही मौका मिला है वहाँ अपनी जड़ें जमाने का और अपने लोगों को खड़ा करने का। आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियाँ हैं बांग्लादेश में। कई बार आप कहते हैं कि देखिए वहाँ बटे घटे या घटे तो कटे। तो ये हिंदुओं को लेकर के जो आपकी चिंता बार बार आती है, बांग्लादेश उसके लिए कितना बड़ा खतरा दिख रहा है? बांग्लादेश सबसे बड़ा खतरा इसलिए हो गया क्योंकि बांग्लादेश सबसे, हमारी जो लंबी बाउंड्री है वो बांग्लादेश की है। हम पाकिस्तान, हमारी बाउंड्री बहुत लंबी नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर हमारे साथ बहुत लंबा नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा लगभग 4100 किलोमीटर का है, और 4100 किलोमीटर में लगभग सारा का सारा बॉर्डर ऐसा है जहां आप इजीली इधर से उधर कर सकते हैं। हालांकि उसमें काफ़ी बाड़बंदी हो चुकी है, लेकिन जो खुला हुआ है वो भी बहुत खतरनाक है। मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में। मैंने आयोजकों को बोला जरा मुझे बॉर्डर पे ले चलो। मैं गया, देखा वहाँ तो एकदम आराम से इधर से उधर हो सकते हैं, पूरा खुला पड़ा है। हम कहते नहीं कि एक हैं तो सेफ हैं, मैं एकदम सहमत हूँ इससे, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिंदू तो एक हैं, फिर सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि घट गए। तो हम भारत में एक हैं तो सेफ हैं, वो तभी तक सेफ हैं जब एक रहने पे सेफ हैं, जब तक यहाँ हम बहुमत मेजॉरिटी में हैं। जिस दिन संख्या कम हो जाएगी तो एक हैं तो सेफ नहीं रहेंगे, फिर कटेंगे। बांग्लादेश में देख लीजिए,
बांग्लादेश के हिंदू इस समय एक हो रखे हैं, जब से उनके घर जल रहे हैं सब कुछ, फिर भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक होकर आप सेफ रहोगे कैसे जब आपकी संख्या ही कम हो गई। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे भी नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू बटे नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं। तो बेसिक ये है कि जहां जहां घटेंगे वहां वहां कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। और हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का एक सबसे बड़ा कारण है 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। डेमोग्राफी कितनी तेजी के साथ इम्बैलेंस हो रही है, मैं इसको कोई वो नहीं देना चाहता, रिलीज मैटर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको दिल्ली के कम से कम 20 ऐसे वार्ड हैं जहां दिखा सकता हूं जहां 10 से 20 बच्चे हैं। मैं आपको नोएडा में, आपको गाजियाबाद में, आपको फरीदाबाद में ऐसे हज़ारों परिवार दिखा सकता हूं जहां 10 से 20 बच्चे हैं। आप इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उनके पास सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट होती है। वो सेंसिटिव बूथ है क्या? जहां हिंदू घट गया वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कभी इलेक्शन कमीशन के आप सेंसिटिव बूथ के आंकड़े उठा के देख लीजिए और वहां के हिंदुओं का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे घट रहे हैं। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कितने तेजी के साथ घट रहे हैं। आप किसी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए, समझ में आएगा हम कितनी तेजी के साथ घट रहे हैं। आप किसी गांव की और वार्ड की लिस्ट उठा के देख लीजिए, वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल, समझ में आएगा घट रहे हैं। अब घट कैसे रहे? जैसे घुसपैठ, 5 करोड़ घुसपैठी इस समय भारत में है, अब तो ज़्यादा ही होंगे इससे। कैसे हो रहा है घुसपैठ? बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपये दे के आते हैं, वहाँ खुला रेट चल रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपये देते हैं, आधार बन जाता है। और वो आधार क्यों बन रहा है? उसके पीछे भी एक कानून है। हमने आधार एक्ट में विदेशियों को भी आधार रखना अलाउ कर दिया, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने आधार एक्ट में ये लिख दिया कि जो भी भारत में 6 महीने से रह रहा है वो आधार बनवा सकता है। यानी पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, अगर वो 6 महीने से भारत में रह गया है तो आधार बनवा सकता है। ये 6 महीने से रह रहा है, ये कौन लिख के देगा? ये पार्षद और प्रधान लिख के देगा। पार्षद और प्रधान का जीत हार का फैसला कितने वोट से होता है? 50-60 वोट से होता है, 100 वोट से होता है इलेक्शन में। तो पार्षद और प्रधान क्या कर रहे हैं कि जो उनके एरिया की वोट है उसको तो मैनेज कर ही रहे हैं। अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में वो करीब 100 घुसपैठियों को बसा के उनकी एक मुश्त वोट सुरक्षित कर ले रहे हैं, जो उनके जीत और हार में काम आएगी। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, आप लाख वीआईपी कॉलोनी में रहते हो, आपके आसपास एक झुग्गी वहां के पार्षद ने बनवा दिया है और उस झुग्गी में उसने 100 लोगों को बसा दिया है। वो आपके वोट से जीत हार नहीं देख रहा है, वो देख रहा है यार बाकी जगह तो 50-50 मामला रहेगा, ये जो 100 वोट हमारी है रोहिंग्या की या बांग्लादेशी की, इससे हम जीतेंगे हारेंगे। एक बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि घटेंगे तो कटेंगे, चाहे आप एकजुट हो के भी रहें तब भी आपके बचने की एक ही शर्त है कि आप घटे नहीं जी। 2-3 देशों का उदाहरण इस तरह के लोग देते हैं, जैसे लेबनान है, वहाँ ईसाई बहुत अधिक तादाद में थे, मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो वहाँ से भागना पड़ा ईसाइयों को। वैसे ही कोसोवो है, जहाँ अल्बानियाई मूल के जब मुसलमान आ गए तो सर्बिया को कोसोवो से अपने आप को पीछे खींचना पड़ा। पूर्वी तिमोर सूडान का भी उदाहरण दिया जाता है। अश्विनी उपाध्याय एक खतरा भारत के भीतर महसूस कर रहे हैं और उसकी आहट भी आपको सुनवाने की कोशिश में है कि भारत में हिंदू की तादाद घट रही है और बाहर से मुसलमानों को ला करके बसाया जा रहा है, उनका आधार बनाया जा रहा है, उनको वोटर बनाया जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी तो आप कह रहे हैं कि भारत भी मुस्लिम देश हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कांधार, गांधार, कैके, कम्बोज, ये सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आज की तारीख में हैं और वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, मुसलमानों के इलाके हैं। और आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के भीतर भी ये खतरा पसरता चला जाएगा। कई लोग कहते हैं कि यह बात बेमानी है। देखिए, चाहे जितनी रफ्तार बढ़े मुसलमानों की, 200 साल लग जाएंगे उनको 50% पहुँचने में। आप कहते हैं कि ये बड़ा खतरा है। अभी टिस की रिपोर्ट आई है, मुंबई की डेमोग्राफी कितनी तेज साथ बदल गई सबको पता है। और जिसको नहीं लगता है तो जूहू चौपाटी शाम को चला जाए, और अगर जो 10-20 साल पहले गया था और अब जाके जूहू चौपाटी भी अगर शाम को नज़ारा देख ले, उसको समझ में आएगा डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही है। मुल्तान में सारा का सारा बिजनेस जैन किया करते थे और उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन भव्य भगवान महावीर का मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में बना था। और उस पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में अब वहाँ पे मदरसा चल रहा है, वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। सारे वहाँ से जैन भाग गए। आपके कराची का सारा जो व्यापार था वो अग्रवाल माहेश्वरी समाज करता था। अब कोई अग्रवाल माहेश्वरी समाज नहीं बचा है।
सिंध का सारा जो व्यापार था वो सिंधी कर रहे थे और मारवाड़ी कर रहे थे, जैन कर रहे थे, वो भी सब खत्म हो गए। अल्टीमेटली आप जरा इसको समझिए, हमें कुछ तो अपनी आँख को खोलना पड़ेगा। आडवाणी जी को एक दिन पहले थोड़ी पता था मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे नहीं भागे? आडवाणी जी भागे, जेठमलानी जी भागे, इंद्र कुमार गुजराल साहब भागे, मनमोहन सिंह जी भागे, यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, सुनील देवानंद भागे, अमरीश पुरी भागे, दिलीप कुमार भागे। आपके कितने लोग भाग भाग के आए, आखिर भागे ना। और 1990 में किसी को पता था कि एक दिन पहले कहाँ भागना पड़ेगा? भागे कि नहीं भागे? भागना पड़ा। आज भी मुर्शिदाबाद में जो हो जाता है बीच बीच में एकाएक घटनाएं सामने आ जाती हैं, भागे नहीं। भाई दो तरीका है, या तो आप जिस थॉट प्रोसेस के कारण ये सब चल रहा है उस थॉट प्रोसेस को आप खत्म कर दो। एक वो हम द्वितीयो नास्ति वाली जो सोच है कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ वही इबादत ठीक है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ वही तरीका ठीक है, मैं जैसे इबादत करता हूँ, मैं जो किताब पढ़ता हूँ वही किताब ठीक है। या तो इस सोच को ख़त्म करिए, और उस सोच को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये तरीका भैया अपना घर सुरक्षित कर लिया जाए। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 1950 से अगर हमने 500-500 किलोमीटर अपने बॉर्डर पे दीवार बनानी शुरू की होती ना, तो आज पूरे भारत के चारों तरफ एक भारत की दीवार बन चुकी होती। जैसे चीन की दीवार बनी, हमारी दीवार बन गई होती। शायद ये 5 करोड़ घुसपैठिए नहीं आते अगर दीवार बन गई होती तो। हमने नहीं बनाया, हमें लगा यार सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब आते जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज जिस हम परिणाम पे आए हैं उसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एक PIL फाइल किया SIR के ऊपर। देश भर में जो SIR चल रहा है वो मेरी PIL है, मैंने फाइल किया। मैंने अपने SIR की PIL में लिखा था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी केवल और केवल 13 राज्यों में SIR हुआ है और 5 करोड़ फर्जी वोटर मिल चुके हैं। अभी पूरे देश में SIR नहीं हुआ है, लेकिन वो फर्जी अभी 13 में जो लोग गुजर गए हैं या जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उस लिस्ट से तो उनका भी नाम निकाला जा रहा है। नाम निकाला जा रहा है, लेकिन उनके नाम पे वोट पड़ रही थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और इसमें ये जो फर्जी वोटर हैं, इसमें केवल गुजरने वाले नहीं हैं, इसमें केवल वो नहीं है जो माइग्रेट हो रहे हैं, इसमें कुछ और भी है। और कुछ और कौन है? वो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो अफगानिस्तानी हैं, वो म्यांमार से आए वाले कुकी हैं, ये लोग भी हैं। क्यों बनवा लिया? क्योंकि 2000 रुपये में आधार बनवा लो, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लो, 2-3 हज़ार रुपये में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, 2-3 हज़ार रुपये में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया तो फिर आराम से आपका जो है वोटर ID बन जा रही है। तो ये जो घुसपैठिए है ना, ये 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं, उसके बाद फिर अपना आराम से वोट देते जा रहे हैं। अब हमने अपनी PIL में लिखा था कि बिहार में लगभग 25 लाख फर्जी वोटर हैं, बाद में पता चला तो 65 लाख निकले वहाँ पे। बंगाल में 58 लाख के आसपास नाम कट चुके हैं और 1 करोड़ 32 लाख लोगों को नोटिस गया हुआ है। यूपी में लगभग 1 करोड़ कटने वाले हैं, 97 लाख आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी मात्रा में हो गया, ये कैसे हुआ? फिर वही बात आ गई, घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। मतलब आप जरा सोचिए कि किसी दुनिया के किसी भी देश में इतने फर्जी वोटर नहीं जितने भारत में है। और वो क्यों? क्योंकि 2 जगह से वोटिंग करना ये सीरियस क्राइम नहीं है। आज तक हमने अगर डेथ सर्टिफिकेट को वोटर लिस्ट से जोड़ा होता कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगी इमीडिएटली आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो ये जो मरे हुए लोग वोट दे ही नहीं पाते। मतलब कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम मंगलयान बना लिए, सूर्ययान बना लिए, आदित्ययान बना लिए। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगी ऑटोमेटिकली उसका वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा। भाई आदमी मर गया तो वोटर लिस्ट निकलना चाहिए, उसके लिए फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया। हमने चूंकि भ्रष्टाचार को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड की व्यवस्था नहीं किया, तो नतीजा हुआ कि हर जगह से आपको 5-2 हज़ार रुपये में डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम पड़ता जा रहा है। ये काम करते हैं कौन? अपने पार्षद प्रधान है, जो लोग छोट भैया नेता हैं, वो करवा रहे हैं। ये SIR हो जाने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में फिल्टरिंग हो जाएगी, लेकिन इससे घुसपैठिए भागेंगे नहीं। अभी हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, जब बिहार में SIR हो रहा था ना, तो कुछ तो वहीं थे, कुछ भाग गए थे बंगाल। अभी जब बंगाल में SIR शुरू हुआ तो कुछ तो वहीं है, बस नाम नहीं, इधर उधर दाएं बाएं शिफ्ट हो गए। कुछ बिहार भाग आए हैं, कुछ झारखंड चले गए हैं, कुछ दाएं बाएं चले गए, कुछ अपने बांग्लादेश भी चले गए। इनको भगाने का एक ही तरीका है, एक तो SIR रेगुलर इंटरवल पे हो, हर 5 साल में हो। मेरी वही PIL मैंने जो हमारी मांग भी सुप्रीम कोर्ट में ही, हर 5 साल में एक बार SIR होना चाहिए।
दूसरा, फर्जी वोटर आईडी बनाने और बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए। हमारे पास एक इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन तो है, लेकिन उसमें फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है, इसलिए कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। जब तक ये नहीं होगा कि भाई जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा बनवाएगा उसको हम 10-20 साल की सज़ा देंगे, तब तक मामला रुकेगा नहीं। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना 10 से 20 साल की सज़ा है। सिंगापुर में फर्जी डॉक्यूमेंट से बनाना और बनवाना 7 से 14 साल की सज़ा है। चीन में 10 से 20 साल की सज़ा है, और हमारे यहाँ कोई सज़ा ही नहीं है, सामान्य अपराध है, सीरियस मतलब कोई सीरियस क्राइम भी नहीं है। तो ये जो कानून की सख्ती है या कानून की समझ है, मुझे लगता है कि इसमें इंटेंट होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन को इस तरह के खतरों से या इस तरह के अपराध से, षड्यंत्र से मुक्त रखें। तो सीरियस क्राइम की कैटेगरी में वो बातें नहीं आती हैं जिन बातों का होना लाजिम है कि तो होना ही चाहिए यार, और नहीं हो रहा है। आप ड्रग्स का जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान में ड्रग्स का धंधा बढ़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, कोडीन कंट्रोवर्सी, और कहा यह जा रहा है कि जो ड्रग्स के आदी हैं वो कोडीन पी करके और अपने नशे को, जो खुराक है उसको पूरा कर लेते हैं। कोडीन कंट्रोवर्सी या इस तरह के सिरप जो देश में हैं, क्या वाकई उनका ड्रग्स से कोई रिलेशन है? इसके पीछे मूल कारण ये है, हमारे देश में आज भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया 1940 का ड्रग एक्ट चल रहा है। आज तक हमने इसको बदला ही नहीं। हमने कुछ संस्थाएं तो बना दिया, लेकिन उस संस्थाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया। तो आप आर्टिकल 47 तो कहता है कि आप जो है नशाबंदी करेंगे, आप जो है पूरी तरीके से भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। हालत ये हो गई है कि नशा हर जगह बिक रही है। अगर डायरेक्ट नहीं बिक रही है तो वो सिरप के रूप में बिक रही है, जिसको आप कोडीन कह रहे हैं। कोडीन का कंटेंट क्या है मेरे को नहीं पता, उसका आउटकम क्या आया, लैब से क्या निकला, उसमें कितना कितना है, लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है कि हाँ उसमें नशे की चीज़ें मिलाई जा रही थी। एक तरीके से वो नशे के लिए ही यूज़ की जा रही थी। वो कफ सिरप कम हो गया था, नशे का सिरप ज़्यादा हो गया था। उसका पीछे का बड़ा कारण यही है कि मिलावटखोरी करना, नकली दवा बनाना, नक्काली करना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है जब तक उसका इफ़ेक्ट हमने देखा ही नहीं। हम चीज़ों को बनाते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं देखते कि उसका इम्पैक्ट क्या हो, हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। हम ले दे के सबको लाइसेंस दे देते हैं। लाइसेंस देते समय ये भी नहीं देखते, उसे कोई अंडरटेकिंग भी नहीं लेते कि अगर आपने कुछ ये अपनी अंडरटेकिंग आपने तोड़ी तो आपके साथ ये सज़ा होगा। ऐसा कुछ हमने किया नहीं है। उसी का परिणाम ये है कि इसके पहले भी एक मध्य प्रदेश में हुआ था कि तमिलनाडु में शायद कप सिरप बनता था, उसमें 20-22 बच्चे भी ख़त्म हो गए थे। वो एक नकली कप सिरप का मामला था। फिर ये कोडीन वाला आया, और इसमें ऐसे चीज़ें कभी इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं करता। जब तक उसमें नेताओं और नौकरशाहों की मिली भगत ना हो, जब तक उसमें अधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त ना हो, तब तक ऐसा कोई काम कर नहीं पाता। ये जो कप सिरप हुआ है ये भी उसी का परिणाम है कि हमने न तो मिलावटखोरी खिलाफ कठोर कानून बनाया, न तो हमने नकली दवा बनाने के खिलाफ कठोर कानून बनाया। अंग्रेज़ों वाला कानून आज भी चल रहा है, और इसमें भी केवल पूछताछ होगी, बस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें वो प्यादे पकड़े जाएंगे, असली मास्टरमाइंड पकड़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का सिस्टम भी नहीं बनाया हुआ है। भाई अल्टीमेटली न उसको पुलिस पीटेगी, न वो सच उगलेगा, न सच उगलेगा तो जो ऊपर वाले हैं उसके पास जिनका वरदहस्त प्राप्त है वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। वो नीचे वाले जो प्यादे हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी जो होगी, जो 4-6 साल सज़ा होगी तो हो जाएगी, बस, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि फर्जीवाड़ा, गोरख धंधा, जालसाजी, तस्करी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो भारत के लिए बड़ा ख़तरा रही हैं, लेकिन कानून ने इतनी रियायत दे रखी है, इतनी ढिलाई उसके भीतर है कि यह सारा काम देश में होता रहता है, और वो धड़ल्ले से होता है, क्योंकि उनको पता है कि कानून के ज़रिए ही वो अपने निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। मैं आपको इसका समाधान बताता हूँ। हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। ठीक है, खूब सुना हम लोगों ने। लोहा लोहे को काटता है, तो लोहा लोहे को काटता है, उसका सिद्धांत ये कि आप कानून कठोर करो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या हुआ? इस देश में जितने भी गलत काम होते हैं वो होते कैसे हैं? कैश में, घूसखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, कालाबाजारी कैश में, नशा तस्करी कैश में, कट्टा बम बारूद कैश में, माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, नकली कोडीन सिर्फ कैश में, जितने भी काम होते हैं ये सब कैश में होते हैं।
हमने कैश को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट स्टेप नहीं लिया हमने। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% लोग हैं जो पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं। जो 20% 100 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आज की डेट में वो जूता बनाने वाला, मोची, धोबी, नाई, चाय वाला, टपरी वाला भी 10-20 रुपये लेने लग गया, ऑनलाइन लेने लग गया। आज की डेट में 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, आधी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया जाए, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहले नहीं हो सकता था, लेकिन जो वर्तमान सरकार और मोदी जी ने जो एफर्ट किया है भारत में, इस तरीके से क्रांति लाई, जो क्रांति किया है यूपीआई को, जिस तरीके से आज की डेट में ये संभव है कि 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन रोक दिया जाए। 130 करोड़ आधार बन चुके हैं, हर घर में आधार है, हर परिवार के पास आधार है। अगर आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन शुरू कर दें और 10,000 से ऊपर ये कर दें, आधार मैंडेटरी कर दिया जाए और लिंकिंग शुरू हो जाए, ऐसी चीज़ें रुक जाएंगी। इसका होगा क्या? अभी हम क्या करते हैं कि हमने ईडी बना रखा है, ये बना रखा है, वो बना रखा है, छापा छुपा मारने। फिर ये इन संस्थाओं की भी कोई ज़रूरत नहीं। दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति साल में कमाता 10 लाख रुपए है, खर्च करता 40 लाख रुपए है। कुछ करना नहीं है भाई। पैसा जब कैश बंद हो गया, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद हो गई, तो अल्टीमेटली उसको यूपीआई करना पड़ेगा। यूपीआई करना पड़ेगा और आधार एक आदमी के एक ही आधार होता है, सारा उसमें मर्ज होता रहेगा। मतलब एक तरीके से उसका आधार नंबर उसका बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर हो गया। सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा इसने कमाया कितने और खर्च कितना किया। अगर कमाने में और खर्च करने में डिसबैलेंस आ रहा है और कोई लोन नहीं लिया है, बस पकड़ लो, सीधे से उठा के ख़त्म करो। आपको लगता है कि ये हो सकता है? होना चाहिए। और हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करेंगे, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद करेंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चीन जैसा कानून बनाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सिर्फ कागजी वायदा नहीं, बल्कि असल में उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। बदलाव लाने का एक ही औजार हथियार होता है, कानून। और कानून जो बनता है उसके पीछे जो मंशा है वो तय करती है कि दरअसल आम आदमी के जीवन को वाकई कानून के ज़रिए एक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है या फिर नहीं। अश्विनी उपाध्याय से बातचीत करते समय लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटेंट पर जा करके टिक जाती हैं। नासमझी तो नहीं ही हो सकती है, लेकिन वो मंशा कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आ जाती है। आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, बहुत देर तक चल सकती है, लेकिन समय की पाबंदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।